हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है प्लस टू क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं या क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है और भारत में जो क्षेत्रवाद है उसको बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई हम जब किसी अपने एक देश के अंदर किसी अपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण, अपनी भावनाओं के कारण एक अलग पृथक अस्तित्व की मांग करने लग जाते हैं तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भी भारत में जो क्षेत्रवाद के जो उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसमें हमने देखा गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, धार्मिक भावनाएं हैं, या केंद्रीय सेवाओं का समुचित स्थान न मिल पाना, या राजनीतिक अवसरवादिता है। तो ये सब कारण रहे उसके। तो आगे हम टॉपिक करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर जो क्षेत्रीयवाद है, क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने वाले कारकों में हमने डिस्कस किया था। तो क्षेत्रवाद के रूप भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे रक्षक क्षेत्रवाद है, अलगाव क्षेत्रवाद है, क्षेत्रीयवाद है। तो भारत में क्षेत्रवाद के ऊपर आधारित जो राजनीतिक दलों का जो गठन है और विशेषकर जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका निर्माण, और वो निर्माण जो है वो क्षेत्रवाद की भावनाओं के कारण उनका निर्माण हुआ है। जैसे हम डिस्कस करते हैं कि भाई साउथ इंडिया के अंदर जो अलग एक स्वतंत्र द्रविड़स्तान की डिमांड की गई थी, मांग की गई थी रामास्वामी नायकर के द्वारा, तो वो उसने एक अलग द्रविड़स्तान के लिए जो मूवमेंट चलाया था, जो सबसे दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली आंदोलन था स्वतंत्र द्रविड़स्तान। और फिर उसके बाद वो इतना आंदोलन इतना सक्सेस हुआ, इतना कामयाब हुआ कि एक अलग क्षेत्रीय राजनीतिक दल का निर्माण हुआ। और वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल विशेषकर आज भी हम देखते हैं तमिलनाडु के अंदर डीएमके और एआईडीएमके, कभी सत्ता डीएमके के पास रही है तो कभी सत्ता एआईएडीएमके के पास रही है। तो वो काफ़ी जो है वो पॉपुलर क्षेत्रीय पॉलिटिकल पार्टी रही है। इसी प्रकार हम देखते हैं पंजाब के अंदर 1920 के अंदर जो अकाली दल का निर्माण हुआ, तो वो क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं थी उनके अनुरूप वो जो है फिर धीरे धीरे एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रीय राजनीतिक दल, यानी कि देखो थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भी राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है। तो भारत में देखो, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम जो है बहुदलीय शासन प्रणाली है अपने देश के अंदर। तो यहाँ राष्ट्रीय लेवल के और क्षेत्रीय लेवल के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पाई जाती है। तो पहले थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि भी राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है। देखो, राजनीतिक दल लोकतंत्र में जो जनता की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, वो स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से होती है। तो जनता जो है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उस शासन में भाग लेती है। तो वो प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, तो वो प्रतिनिधि जो है वो अपना एक उनका संगठन होता है। उस संगठन की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सामाजिक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। यानी कि वो एक संगठित लोगों का समूह होता है जिसकी राजनीतिक विचारधारा में समानता होती है और वो संवैधानिक तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे संगठित लोगों के समूह को राजनीतिक दल कहा जाता है। यानी कि ये राजनीतिक दल जो हैं उसके लिए मतलब क्या है कि इसके तीन महत्वपूर्ण कारक होने बहुत जरूरी है। एक तो राजनीतिक दल का नेता, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है, जिसके नाम पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर जो है वो राजनीतिक दल जो है वो इलेक्शन लड़ता है।
दूसरा है उसका सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव मेंबर होना, और तीसरा है वोटर्स यानी समर्थक। यानी कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर 3 प्रमुख कारक होते हैं: नेता जिसके नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है, एक्टिव मेंबर्स कार्यकर्ता, और सपोर्टर यानी कि समर्थक। तो ये राजनीतिक दल, अब क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है, देखो कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, या जैसे कांग्रेस जो है वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, या इसी प्रकार सीपीआई है वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, बीएसपी है बहुजन समाज पार्टी, ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो इस प्रकार भारत के अंदर 2 प्रकार के, यानी कि एक तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और एक होती है आपकी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब इनको मान्यता कौन देता है? तो इनको मान्यता देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसने कुछ अपना एक क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि भी जैसे आप कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो टोटल वोटिंग हुई है, कम से कम 4 राज्यों में, तो उसने उस वोटिंग के दौरान 6% वोट हासिल किए हुए हों, या लोकसभा में उसके 11 स्थान हों। दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, किसी विधानसभा में जो वोटिंग हुई है उसका यदि वो 6% प्राप्त कर ले जाता है और कम से कम उसके पास 2 एमएलए हों, तो वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाता है। तो यहाँ हम जो डीएमके और एआईएडीएमके जो प्रमुख क्षेत्रीय दल हैं तमिलनाडु के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो भारत के अंदर जो क्षेत्रीयवाद की जो भावना है, जो एक अलग स्वतंत्र द्रविड़स्थान की जो मांग रखी गई थी, वो मांग रखी गई थी रामास्वामी नायकर के द्वारा। रामास्वामी नायकर, देखो दक्षिण भारत में रामास्वामी जो नायकर है, इसको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। पेरियार, ये जो पेरियार जो शब्द है तमिल लैंग्वेज का, इसमें पेरियार का मतलब होता है वयोवृद्ध व्यक्ति, यानी कि एक आदर सूचक शब्द जो है वो इस्तेमाल किया जाता है साउथ इंडिया के अंदर। जिस प्रकार नॉर्थ इंडिया में हम आदर सूचक एक वयोवृद्ध व्यक्ति के लिए ताऊ शब्द यूज करते हैं, ऐसे ही साउथ इंडिया में उसको कहा जाता है पेरियार। यानी कि रामास्वामी को इसका जो उपनाम है वो पेरियार है। तो यहाँ देखो रामास्वामी नायकर या पेरियार साहब जो है, ये जिसने एक अलग स्वतंत्र द्रविड़स्थान की मांग रखी थी, तो इसने अपना एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू किया था। देखो इसके थोड़ा सा हम बैकग्राउंड यदि हम देखें रामास्वामी नायकर की, तो ये एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, और महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने 1920 के अंदर महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, यानी कि भारत में 1920 में जो असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस असहयोग आंदोलन में रामास्वामी पेरियार ने भाग लिया था। यहाँ पर जो रामास्वामी जो पेरियार है, नायकर है, महात्मा गांधी के साथ इनकी जो पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पर इनके अंदर मतभेद उत्पन्न हो गए। और वो मतभेद क्या था? वो मतभेद ये था कि महात्मा गांधी छुआछूत के खिलाफ थे। महात्मा गांधी जो है वो छुआछूत के खिलाफ थे। यहाँ पर तो दोनों की विचारधारा सेम है, लेकिन महात्मा गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। यानी कि महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि वर्ण व्यवस्था जो है, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के अंदर जो अपने हुनर या कौशल जो जन्मदर आधारित वो प्राप्त करता है, तो वो कला उसको जरूर सीखनी चाहिए। जब तक वो किसी अन्य काम के योग्य ना हो तो उसको रोजगार मिलेगा। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो हुनर है, जो कला है, जैसे कोई बुनकरी का काम करता है, तो वो कला, वो कुशलता, वो कौशल, वो हुनर, वो ज्ञान उस बच्चे को सीखना चाहिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसको अपने माँ बाप से मिला है। लेकिन रामास्वामी नायकर जो है वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे।
यानी कि यहाँ महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, लेकिन रामास्वामी पेरियार जो है वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। महात्मा गांधी छुआछूत और जातिवाद के भी खिलाफ थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। रामास्वामी नायकर और महात्मा गांधी के बीच जो विवाद जो था वो कारण ये था कि वो महात्मा गांधी की वर्ण व्यवस्था से नाराज थे। ऐसा क्यों है? क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर जो रामास्वामी जो पेरियार है, इन्होंने एक एंटी ब्राह्मणिज्म के खिलाफ यानी कि एक गैर ब्राह्मणवाद आंदोलन जो है वो शुरू किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर उस समय जो ब्राह्मण जो जाति है वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से काफी स्ट्रांग थी। तो यहाँ पर जैसे वो बड़े भूमि जमींदार थे, भूमि के मालिक थे, या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से भी वो काफ़ी ताकतवर थे, और जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के जो लोग थे, या जो जातिवाद की जो सिस्टम में जकड़े हुए थे, उस जातिवाद और गैर ब्राह्मणवाद के खिलाफ रामास्वामी पेरियार ने काफ़ी बहुत बड़ा आंदोलन जो है जिसको गैर ब्राह्मणवाद का नाम दिया गया था। ठीक है। और फिर जब उस आंदोलन को इतनी कामयाबी मिली, इतना सक्सेसफुल रहा उस साउथ इंडिया के अंदर, तो इसने एक अलग स्वतंत्र द्रविड़स्तान की मांग रखी। द्रविड़स्तान अलग स्वतंत्र जो है वो द्रविड़स्तान की मांग रखी। यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, उस नॉर्थ इंडिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसके खिलाफ उसने एक अलग स्वतंत्र द्रविड़स्तान की मांग रखी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके द्वारा यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही ये आंदोलन शुरू हो गया था, तो उसके द्वारा जो राजनीतिक दल जो हैं जिनका उसने निर्माण किया था, तो सबसे पहला है रामास्वामी नायकर के द्वारा जो शुरू किया गया था, तो वो 1930 के अंदर उन्होंने एक जस्टिस पार्टी का निर्माण किया था। जस्टिस पार्टी जो है उसका निर्माण किया था। और फिर 1944 के अंदर उसने एक द्रविड़ कस्गम यानी कि 1944 के अंदर द्रविड़ कस्गम की जो है उसने स्थापना की। द्रविड़ कस्गम की स्थापना की। यहाँ पर ये जो द्रविड़ कस्गम है, ये जो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो एक ये क्षेत्रवाद की भावनाओं पर आधारित जो आंदोलन चला था, तो ये द्रविड़ कस्गम जो है वो क्या होता है कि 1949 के अंदर यानी कि ये इसमें पार्टिसिपेट करता है। और यहां पर देखो 1949 के अंदर जो रामास्वामी पेरियार है, रामास्वामी पेरियार के जो एक सहयोगी थे, वो सहयोगी के साथ इसके मतभेद हो गए। और वो मतभेद होने का कारण क्या था? वो मतभेद होने का कारण था कि जो C.N. अन्नादुराई, C.N. अन्नादुराई जो है, इसके साथ रामास्वामी पेरियार के मतभेद हो गए। कारण क्या था कि रामास्वामी पेरियार ने 72 वर्ष की आयु में 18 वर्ष की एक कन्या के साथ उसने शादी की थी। यानी कि ये शादी जो है, ये इससे क्या हुआ कि उसकी जो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस उम्र में और वो 18 वर्ष की शादी की उस कन्या के साथ, तो काफ़ी इसका विरोध हुआ। कारण क्या था कि वो इसका अपना एक, हो सकता है कि आने वाले समय में वो उसका अपना एक पॉलिटिकल सक्सेसर जो है कि राजनीतिक उत्तराधिकार के रूप में ना, हो सकता है वो पेश करना चाहता हो। तो यहाँ पर उसके सहयोगी थी C.N. अन्नादुराई, इसके साथ मतभेद हो गए। और फिर इसके अंदर जो द्रविड़ कस्गम है, फिर इसके स्थान पर एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बन के आई, और वो आई DMK, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो है, ये अन्नादुराई के नेतृत्व में ये अलग पॉलिटिकल पार्टी बनी। और 1953 के अंदर इसने अपने, मतलब क्या है कि इसका एक पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो सामने, अब इसने एक अलग स्वतंत्र द्रविड़स्तान की मांग जो है वो नहीं रखी, बल्कि इसने ऑटोनॉमी यानी कि जो स्वायत्तता है उसकी मांग रखी।
और वो स्वायत्तता के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1953 के अंदर इसने अपनी एक अलग एक 3 सूत्री कार्यक्रम लेकर के आया वो, और वो 3 सूत्री कार्यक्रम क्या था? सबसे पहले तो इन्होंने जो कल्लामुड्डी जो रेलवे स्टेशन है, यानी कि यहां ये था कि जो कल्लामुड्डी रेलवे स्टेशन है, कल्लामुड्डी रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन का नाम जो है वो वापस बहाल किया जाए, क्योंकि इसमें क्या करते थे ये कि जो नॉर्थ इंडिया है उसकी जो कल्चर है, जो संस्कृति है, क्योंकि इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया था कल्लामुड्डी रेलवे स्टेशन का नाम, और वो कर दिया गया था डालमियापुरम। जो डालमियापुरम है वापिस उस रेलवे स्टेशन का नाम कल्लामुड्डी रखा जाए। नंबर 2, दूसरा क्या काम किया था कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है, स्कूली पाठ्यक्रम, उस स्कूली पाठ्यक्रम को चेंज किया जाए, और उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है कि जो तमिल संस्कृति है, तमिल संस्कृति, उसको बढ़ावा दिया जाए। यानी कि कल्लामुड्डी रेलवे स्टेशन का नाम जो डालमियापुरम कर दिया गया था, जिसमें नॉर्थ इंडिया जो है, यानी कि जो उत्तर भारत है, उसकी जो कल्चर है, या जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वापस उसका नाम कल्लामुड्डी रखा जाए। दूसरा है स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर जो तमिल संस्कृति है इसको बढ़ावा दिया जाए। और तीसरा है कि राज्य की शिक्षा नीति में जो है, राज्य की जो शिक्षा नीति है, उस राज्य की शिक्षा नीति में बदलाव किया जाए। और फिर इसने जो हम ये कह सकते हैं कि 1963 के अंदर यहाँ पर अपनी केंद्र की सरकार ने क्या काम किया कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में, और इतनी क्योंकि जो गैर हिंदी विरोधी जो आंदोलन चला था इसके अंदर, तो यहाँ पर अपनी केंद्र की सरकार ने 1963 के अंदर कि जो देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को यदि हमने बनाए रखना है, तो 1963 के अंदर 16वां संवैधानिक संशोधन करके, उस 16वें संवैधानिक संशोधन से करके ये कर दिया कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति वो देश की जो राष्ट्रीय एकता अखंडता है उसके खिलाफ वो बयानबाजी करता है, तो उसका विधानसभा का जो चुनाव है उसको लड़ने से उसको उस पर पाबंदी लगाता है। और उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि विधानमंडल या एमएलए एमपी कोई भी है, यदि वो इलेक्शन लड़ता है तो उसको देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता और संविधान की जो है शपथ वो लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा इसलिए किया गया था 1963 के अंदर, ताकि देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखा जा सके, और जो बढ़ रही जो लोगों के अंदर क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। इसके बाद देखो फिर एक बार फिर ये आंदोलन जो है काफी सक्रिय होता है, और वो कब होता है आपको पता है कि जब अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो अगले 15 वर्षों तक, यानी कि 65 तक जो है अंग्रेजी को जो है अपनी राज्य की भाषा रहेगी, और उसके बाद जो है उसको वापस जो है हटा दिया जाएगा। यानी कि अगले 15 वर्षों तक अपनी जो राज्य की भाषा है वो अंग्रेजी रहेगी, और उसके बाद जब अंग्रेजी के स्थान पर राज्य की भाषा के स्थान के ऊपर जब हिंदी को राज्य की भाषा घोषित किया गया, तो साउथ इंडिया के अंदर जो गैर हिंदी जो भाषी जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। जगह जगह के ऊपर तोड़ फोड़, जो जहाँ रेलवे स्टेशनों के ऊपर हिंदी के जो वर्ड थे उनको कालिख पोत दी गई, या जो दुकानों के ऊपर होर्डिंग्स वगैरह जो थे उनको कालिख पोत दी गई। काफ़ी तोड़ फोड़ हुई, हिंसा भी, और गैर हिंदी आंदोलन जो है वो काफ़ी इसके अंदर सक्सेस हुआ। और फिर जो 1967 के अंदर यहाँ हम देखते हैं कि जो अन्नादुराई है, अन्नादुराई के नेतृत्व में तमिलनाडु के अंदर ये सरकार बनाने में सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है 1967 के अंदर वो सरकार बनाते हैं। 1972 के अंदर यहाँ क्या होता है कि जो उस समय
कोषाध्यक्ष के पद पर थे एमजी रामचंद्रन। ये एमजी रामचंद्रन जो है वो एक सक्सेस साउथ इंडिया के अंदर फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता थे और काफ़ी लोकप्रिय थे। वैसे भी साउथ इंडिया के अंदर जो फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री होती हैं उनको काफ़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं वो लोग। तो एमजी रामचंद्रन को जो है, जो कोषाध्यक्ष पद के ऊपर थे डीएमके में से, उसको पद से निकाल दिया गया और फिर एमजी रामचंद्रन ने अपना एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई AIADMK, यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। और फिर दूसरा जो दल है वो है अन्ना DMK, जो अपने आप को अन्ना का सच्चा अनुयायी मानता है, और वो है करुणानिधि जो चीफ मिनिस्टर भी बने अन्ना दुराई के बाद। और फिर 1972 के अंदर जो है वो AIADMK जो है वो एक अलग राजनीतिक दल बना एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में। और फिर रामचंद्रन की मृत्यु के बाद जो है फिर उसकी जो एक सहयोगी थी पार्टी के अंदर जयललिता, वो जो है हिंदुस्तान के अंदर उसके जो रामचंद्रन की जो एक सहयोगी थी वो जो है फिर चीफ मिनिस्टर बनती है और हिंदुस्तान के अंदर पहली वो महिला है जो फिल्म अभिनेत्री होते हुए मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं के आधार पर जो उभरे राजनीतिक क्षेत्रीय दल हैं तो उनका निर्माण और फिर वो उनकी जो यदि हम बैकग्राउंड पृष्ठभूमि देखें तो वो अलग क्षेत्रवाद की भावनाओं के अंदर उन्होंने एक अलग अपने पृथक अस्तित्व की मांग रखी थी। ऐसे ही कल हम जो है डिस्कस करेंगे जो आपकी अकाली दल है, और वो अकाली दल जो है पंजाब के अंदर, और उसके बाद जो है पंजाब जो रेजुलेशन है 1973 के अंदर जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जो रेजुलेशन है, और उसके बाद एक अलग खालिस्तान की मांग, और फिर खालिस्तान को जो है एक उसको कंट्रोल करने के लिए जो अलग एक अपनी आर्मी ने इंटरफेयर करके ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। तो कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।